हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रही होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जनरल साइंस की सीरीज शुरू कर रखी थी, उसमें हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल यानी नियंत्रण एवं समन्वय वाला टॉपिक, जिसमें मैंने 3 वीडियो में आपको ब्रेन के बारे में, पाथों में हार्मोन्स और समन्वय के बारे में, वृद्धि के बारे में बता दिया है। अब इसका एक लास्ट टॉपिक बढ़ता है जंतुओं में हार्मोन। तो ये भी आज हम देख लेते हैं और इसके साथ ही ये कोऑर्डिनेशन कंट्रोल वाला जो टॉपिक है आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं नीतू सिंघल अपने यूट्यूब चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। अब शुरू करते हैं जंतुओं में हार्मोन। जैसे हमने कल प्लांट्स में हार्मोन पढ़े थे, वैसे ही जंतुओं में भी हार्मोन होते हैं। और जंतुओं में हमने जैसे पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा, टिश्यू वाले टॉपिक में पढ़ा था कि जो एनिमल टिश्यूज होते हैं उसमें पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक है जो हमारे पूरे बॉडी का नियंत्रण करते हैं। उसी तरह उनमें सहायता करने के लिए हार्मोन्स होते हैं जो हमारी कुछ अभिक्रिया को बढ़ाते हैं। कुछ रिएक्शंस हमारी तेजी से होती है, कुछ अनुक्रिया हमारी धीमी होती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखें तो हम कि जो रासायनिक समन्वय इसको बोलते हैं। जंतुओं में जो हार्मोन है वो काम करते हैं, उनको हम रासायनिक समन्वय बोलते हैं। हार्मोन आज का हमारा टॉपिक है जंतुओं में हार्मोन। रासायनिक समन्वय, जंतुओं में जो हार्मोन होते हैं वो रासायनिक समन्वय का कार्य करते हैं। और पादप हार्मोन है वो भी रासायनिक समन्वय का कार्य करते हैं। तो जो रासायनिक समन्वय है पादप और जंतु दोनों में देखा जाता है। ये जो रसायन या जो हार्मोन्स होते हैं वो जंतुओं में सूचनाओं के संचारण के साधन की तरह प्रयुक्त होते हैं। यानी एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक या हमारे पूरे शरीर में जो सूचनाएं होती हैं उनको संचरण करते हैं, यानी उनका प्रवाह करने का साधन होते हैं। जंतु हार्मोन जो होते हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथियों का भाग है जो हमारे समन्वय का दूसरा मार्ग होता है। पहला मार्ग है तंत्रिका तंत्र है और दूसरा होता है हमारा हार्मोन्स होते हैं जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं। ये हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं और इनके द्वारा एक विशिष्ट कार्य किए जाते हैं। जो हार्मोन जीव के एक भाग में उत्पन्न प्रभाव पाने के लिए गति करते हैं और हार्मोन की जो क्रिया है वो पुनर्वरण क्रिया विधि द्वारा नियंत्रित होती है। पुनर्वरण क्रिया विधि को बोलते हैं जैसे फीडबैक। कौन सी क्रिया द्वारा नियंत्रित होती है? फीडबैक क्रिया द्वारा ये नियंत्रित होती है। ठीक है, क्योंकि ये जो ग्राही कोशिका पर कार्य करते हैं तो हार्मोन है वो दूसरे हार्मोन्स के साथ जुड़कर भी कभी बार क्रिया करते हैं। इसके लिए इनको क्रिया को हम फीडबैक नियंत्रण इसका बोलते हैं। आपको इतना ही लर्न करना है, फीडबैक नियंत्रण इनका होता है। कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहला हार्मोन दे रखा है हमारा एड्रेनलिन हार्मोन। यह हार्मोन है वो अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित किया जाता है। कौन सी ग्रंथि से? एड्रिनल ग्रंथि, जिसको बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। यह हार्मोन सीधा रुधिर में स्रावित होता है, यानी डायरेक्ट रुधिर में अपना कार्य करता है और शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचा दिया जाता है। यानी पूरे शरीर पर, क्योंकि रुधिर हमारे पूरे शरीर में प्रवाह होता है, तो पूरे शरीर में अगर कोई भी हार्मोन जाता है तो शरीर के विभिन्न भागों पर ही डायरेक्टली कार्य करता है। यह हृदय सहित लक्ष्य अंगों या विशिष्ट ऊतकों पर कार्य करता है। यानी हमारे हृदय पे साथ में लक्ष्य अंग जो होते हैं, हमारे विशिष्ट ऊतक होते हैं, उन पर भी ये कार्य करता है। अब ये हार्मोन जब स्रावित होता है, जब पूरे बॉडी पर इसका इफेक्ट होता है, तो इसके क्या परिणाम होते हैं? जैसे इसमें क्या होता है, फिर जैसे ये हार्मोन स्रावित होता है वैसे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है ताकि हमारी पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। यानी हमारी जो गति है, कहते हैं ना, हमारे एकदम से हमारे किसी चीज़ को आपने देखा, जैसे आपको किसी चीज़ से डर लग गया, जैसे कोई कुत्ता आपके पीछे भाग रहा है या फिर कोई अंधेरा है, आपने ऐसी डरावनी चीज़ देख ली जिससे आपको डर लग गया, तो आप अचानक से भागने लगते हैं। तो वो भागने की जो गतिविधि वो कैसी, किस कारण से होती है? एड्रेनलिन हार्मोन के कारण होती है। हमारे अंदर एड्रेनलिन हार्मोन तेजी से स्रावित होता है जिससे हमारे हृदय की धड़कन भी बढ़ जाती है और हमारी जो पेशी है उसमें अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है जिससे हम तेजी से भाग पाते हैं। दूसरा, ये पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति को कम करता है। यानी हमारे जो कहते हैं ना, भूख प्यास बंद हो जाती है, तो पाचन तंत्र और हमारी जो स्किन होती है, स्किन कहते हैं पसीना आता है, सूख जाती है, तो उसमें ब्लड की आपूर्ति को कम कर देता है। क्योंकि इन अंगों की छोटी धमनियों के आसपास की जो पेशियां हैं वो सिकुड़ जाती है। इसका रीजन भी दे रखा है, क्यों? क्योंकि इनकी जो छोटी धमनी है उनके आसपास की पेशियों को ये सिकोड़ देता है। तो आपको जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं ना, इनको
लर्न करना मैं आपको आगे बताऊंगी कि इस बार 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सबने बोला था कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, लेकिन ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही उठकर आया था कि एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है तो क्या होता है। तो पहले सबसे पहले एक तो आपको ध्यान रखना है कि हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, दूसरा पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है। तीसरा रीजन है रुधिर की दिशा हमारी कंकाल पेशियों की ओर बढ़ जाती है। यानी रुधिर की दिशा कैसी हो जाती है, हमारे पेशियों को पुश करती है, यानी हमारी जो कंकाल पेशियां हैं, हाथ पैर की जो पेशियां होती हैं उनकी तरफ अधिक होती है। इसके कारण कंकाल पेशियों में रुधिर का बहाव है वो बढ़ जाता है और हम तेजी से गति करते हैं या भागते हैं। तो हमारी कहते हैं ना, हमारे शरीर में एकदम से कंपन होने लगता है जब हम किसी चीज को देख लेते हैं, भय को देख लेते हैं, कोई डरावनी चीज को देख लेते हैं। तो कंकाल पेशियों में रुधिर का बहाव हमारे बढ़ जाता है। अगला डायफ्राम तथा पसलियों की पेशियों में संकुचन होता है, जिससे हमारे श्वसन की दर भी बढ़ जाती है। क्या होता है, डायफ्राम और पसली होती है उनकी पेशियों में संकुचन होता है, श्वसन दर इसमें बढ़ जाती है। ये सभी अनुक्रियाएं जो मिलती हैं वो जंतु के शरीर में किसी भी स्थिति को, किसी भी मतलब किसी भी स्थिति को निपटने के लिए तैयार करती हैं। यानी ये सभी अनुक्रियाएं जंतु के शरीर में होती हैं कब, जब एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। तो क्या क्या होता है, जब एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है तो हमारे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, कंकाल पेशियों में रुधिर का बहाव बढ़ जाता है क्योंकि ये रुधिर को कंकाल पेशियों की ओर कर देता है, पाचन तंत्र और त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है और हमारे श्वसन की दर बढ़ जाती है। ये चार कारण हैं जिनके कारण एड्रेनलिन हार्मोन होता है वो हमारे शरीर में क्रिया करता है, जिससे हम किसी भी स्थिति से, जैसे हमने किसी भी डरावनी चीज को देख लिया, कोई भी परिस्थिति हमारे संग अचानक से उत्पन्न हुई तो इनसे निपटने के लिए हमें तैयार करती है। तो ये एड्रेनलिन हार्मोन के बारे में, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इसमें लास्ट में मैं बताऊंगी कि इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो ऐसे की ऐसी एक ही यही लाइन इसमें दी गई थी। अब हम अगला हार्मोन पढ़ते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है वो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है, थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। और ये ग्रंथि कहाँ होती है, हमारे गले में स्थित होती है। कहाँ होती है, हमारे गले में स्थित होती है। इस ग्रंथि को हम अपटू ग्रंथि भी कहते हैं, यानी हिंदी में पूछ ले तो इसको अपटू ग्रंथि कहते हैं, इंग्लिश में इसको थायराइड ग्रंथि कहते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकते हैं कि थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए कौन सा तत्व सबसे अधिक अनिवार्य है, तो आयोडीन जो है सबसे ज्यादा अनिवार्य होता है थायरोइड हार्मोन को बनाने के लिए। अब इसके फंक्शन देख लेते हैं कि थायरॉक्सिन हार्मोन है वो कैसे काम करता है। थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय को हमारे शरीर में नियंत्रण करता है। यानी हमारे शरीर में जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की मेटाबॉलिज्म होती है वो सब किसके कारण होती है, थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण ही होती है, ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। जैसे क्या होता है कि कई बार हम बोलते हैं कि हमारे अंदर जो मोटापा आता है वो किसकी कमी से आता है, थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है उसकी कमी से होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो हमारे जो उपापचय है वो प्रक्रिया धीमी हो जाती है और जिसके कारण हमें मोटापा बढ़ जाता है। तो ये वृद्धि के लिए उत्कृष्ट यानी निश्चित संतुलन का उपलब्ध कराता है। थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए आयोडीन मैंने आपको बता दिया अनिवार्य है। अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो क्या होता है, यदि हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो हमें गोइटर रोग हो जाता है। कौन सा रोग, गोइटर रोग हो जाता है, जो कहते हैं ना गले में फूली हुई गर्दन वाला रोग होता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं गलगंड रोग। क्या बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में इसको गलगंड रोग भी बोला जाता है। तो आप ध्यान रखना कौन सा रोग है, गोइटर रोग हो जाता है। ठीक है, तो इसका लक्षण है फूली हुई गर्दन। यानी थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, गोइटर होता है, जिसका लक्षण फूली हुई गर्दन होता है। तो आप ये भी इसमें जो एनसीईआरटी में दे रखा है वही लाइन आपको लर्न करनी है। आपसे पूछ सकते हैं इस बार, इसके कार्य के बारे में भी पूछ सकते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन के कार्य है। ठीक है, अब अगला हार्मोन है, इसमें दे रखा है वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन होता है जो कि कहाँ से स्रावित होता है, वृद्धि हार्मोन हमारे पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। कौन सी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। ये हमारे ब्रेन के पास स्थित होती है। कहाँ पे स्थित होती है, ब्रेन के
पास स्थित होती है। ठीक है, इससे साबित होने वाला हार्मोन वृद्धि हार्मोन होता है, यानी ग्रोथ हार्मोन होता है। जैसे नाम से पता चल रहा है ग्रोथ हार्मोन है तो हमारी वृद्धि को नियंत्रित करता है, यानी किसी के अंदर बौनापन आ जाता है, किसी की लंबाई बहुत अधिक हो जाती है, तो वो सब वृद्धि हार्मोन की कमी या अधिकता से होता है। पीयूष ग्रंथि को ध्यान रख लेना मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि ये अन्य सभी ग्रंथियों के हार्मोन्स का नियंत्रण करती है, इसके लिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। वृद्धि हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है, यानी कंट्रोल करता है। हमारे शरीर की जो वृद्धि होती है, लंबाई है, उस मांसपेशियां जो मजबूत होती हैं, उसका नियंत्रण वृद्धि हार्मोन के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा ये वृद्धि हार्मोन शरीर की वृद्धि और विकास को तो नियंत्रित करता है, और अगर इसकी कमी हो जाती है, यानी बाल्यकाल में अगर इस हार्मोन की कमी हो जाती है, तो ये बौनापन का कारण बनता है। ये इंपॉर्टेंट लगा लेना कि अगर कौन से हार्मोन की कमी से बाल्यकाल में बचपन में बौनापन आता है, वृद्धि हार्मोन की कमी से इसमें बौनापन देखा जाता है। इसके बाद अगला हार्मोन देखा है इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है, ये हार्मोन नर में स्रावित होता है, ध्यान रख लेना। ये मेल में पाया जाता है, यानी फीमेल में ये हार्मोन नहीं पाया जाता है, फीमेल में ये एब्सेंट होता है। ये हार्मोन नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन कहाँ पे होता है, जो उनके वृषण होते हैं, वृषण अंग जो हमारे लैंगिक अंग है, उनमें ये वृषण में स्रावित होता है। और साथ में ये जो नर है, उनके जो लैंगिक लक्षण है उनका नियंत्रण करता है। लैंगिक लक्षण है जैसे 10 से 12 साल की उम्र के बाद जब जैसे दाढ़ी मूछ को आना है, शरीर का हष्ट पुष्ट होना है, आवाज का भारी होना है, ये सारे लक्षण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी की कारण ही होते हैं। अगला हार्मोन है हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन है वो मादा में स्रावित होता है, यानी फीमेल में पाया जाता है, ये नर में नहीं होता है। मादा की जो ओवरी होती है उसके अंदर ये हार्मोन स्रावित होता है, और मादा में ये मादा की लैंगिक अंगों का विकास और हमारे जो मासिक चक्र या जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है स्त्री में, उसका नियमन करता है। यानी मादा की लैंगिक अंगों का विकास और मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक चक्र का नियमन कौन करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन करता है। जबकि जो नर में लैंगिक लक्षणों का निर्धारण है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है। अगला हार्मोन है हमारा इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन जो हार्मोन होता है, इंसुलिन हार्मोन है, ये अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। कहाँ होता है इसका इंसुलिन हार्मोन का श्रावण, इंसुलिन हार्मोन का श्रावण अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। यह रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करता है, यानी जो हमारी ब्लड होती है, हमारे ब्लड में जो शुगर का कंट्रोल, ब्लड शुगर है, उसका जो कंट्रोल होता है वो इंसुलिन हार्मोन की कारण होता है। अगर इसकी हार्मोन की कमी हो जाती है तो हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, और जिसके कारण हमें डायबिटीज़ हो जाता है। यानी एक उम्र के बाद जो इंसुलिन की कमी है, या फिर कहते हैं सही से अगर खान पान और आहार, हमारी जो बॉडी है उसकी जो व्यवस्था सही नहीं हो, तो हमें जो मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज़ रोग होता है, वो इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। ये रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करता है। ठीक है, ये उचित मात्रा में स्रावित नहीं होता है तो रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। मैंने बता दिया आपको कि ब्लड शुगर है वो बढ़ जाती है, और जिसके कारण हमें कई हानिकारक प्रभाव बनते हैं। क्या होता है, इसकी कमी से इम्पोर्टेंट है मधुमेह रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग, जिसे इंग्लिश में डायबिटीज भी कहते हैं। कौन सा रोग, डायबिटीज रोग भी इसको कहते हैं। ये स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा का नियंत्रण पुनर्भरण क्रियाविधि से किया जाता है, यानी इनका जो नियंत्रण किया जाता है वो पुनर्भरण क्रियाविधि के द्वारा किया जाता है। के लिए इसका एग्जाम्पल भी इसमें दे रखा है कि यदि रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो अग्नाशय को कोशिका संसूचित डिटेक्ट कर देती है, और इसकी अनुक्रिया में अधिक इंसुलिन का श्रावण किया जाता है। और जब रुधिर में शर्करा का स्तर कम हो जाता है तो इंसुलिन का श्रावण भी कम हो जाता है। मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा ब्लड है, ठीक है, हमारे ब्लड में जैसे हम कोई मीठा ज़्यादा खा लेते हैं या फिर किसी भी कारण से, जैसे तो हमारे में शुगर का लेवल है वो बढ़ जाता है। मीठा वगैरह ज़्यादा खा लिया तो शुगर लेवल बढ़ जाता है। शुगर लेवल बढ़ने के साथ ही ये हमारी अग्नाशय ग्रंथियों को ये बात पहुंचा दी जाती है कि अग्नाशय ग्रंथि है
उसको पता चलता है कि हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ गया है, तो अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा इंसुलिन का श्रावण किया जाता है और ये शुगर के लेवल को कंट्रोल कर लेता है और इसके कारण हमारे ब्लड में शुगर का कंट्रोल हो जाता है। लेकिन जब ब्लड में शुगर की कमी हो जाती है, यानी शुगर की कमी हो जाती है, ठीक है, तो जैसे ही इंसुलिन ने कंट्रोल किया, ब्लड में शुगर की कमी हो गई और ब्लड में शुगर की कमी होते ही इंसुलिन का श्रावण है वो कम हो जाता है, यानी इसका श्रावण थोड़ा हो जाता है। तो इस तरह से ये पूरी इंसुलिन है वो क्रियाविधि पर नियंत्रण करता है, यानी ब्लड के शुगर के नियंत्रण में काम आता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न कर लेना क्योंकि इस तरह से ही क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं एनसीईआरटी के द्वारा। तो ये वाला पैराग्राफ है वो भी एक इम्पॉर्टेंट है कि अगर रुधिर में ब्लड शुगर का लेवल बढ़ता है, ब्लड शुगर हमारे ब्लड में जैसे ही शुगर बढ़ती है वैसे ही हमारे शरीर में इंसुलिन है उसका लेवल भी बढ़ जाता है, ठीक है। और जैसे ही ब्लड का लेवल है वो शुगर का लेवल है वो कम होता है, इंसुलिन का लेवल भी कम होता है। यानी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि इंसुलिन का स्राव होता है तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है घटता है, तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, यानी दोनों एक साथ काम करते हैं। ब्लड शुगर लेवल बढ़ने से इंसुलिन बढ़ता है और इंसुलिन कम होता है तो ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है। इसके अलावा एक छोटा सा हार्मोन दे रखा है मोचक हार्मोन। मोचक हार्मोन होते हैं रिलीजिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन होते हैं ये जो हमारे पूरे शरीर पर अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जो हार्मोन स्रावित किए जाते हैं उन हार्मोन पर कंट्रोल करते हैं। इनमें मुख्य रूप से ये जो हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन को जो स्रावित किए जाते हैं उन पर नियंत्रण करते हैं, उनके स्राव को प्रेरित करते हैं। यानी जो भी हार्मोन शरीर में हमारे प्रेरित होते हैं उनसे पहले एक मोचक हार्मोन होते हैं जो हमारे शरीर को, आपको इतना ही लर्न करना है बस क्योंकि ऐसे ही आएगा क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखा है। और ये जो हार्मोन कहाँ से स्रावित होती हैं, हाइपोथैलेमस के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। कौन से हार्मोन? मोचक हार्मोन है वो हाइपोथैलेमस से स्रावित होते हैं। जो कहाँ होता है हमने पढ़ा था टिश्यू वाले टॉपिक में कि सॉरी इसी में पहले पढ़ा था कि जो ब्रेन होता है ब्रेन के पास ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस हमारे उपस्थित होता है और ये पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित हार्मोन है उनको प्रेरित करता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन आपको जो इस बार हार्मोन से इसी बार पहली बार क्वेश्चन पूछा गया है जंतु हार्मोन से, उसके बारे में आपको बता देती हूँ, जिसमें कई स्टूडेंट का ये भी था कि मैम ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, समझ से बाहर है। तो जब व्हेन हार्मोन एडिलिन इज सिक्रेटेड तो क्या होता है, द ब्लड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम इन स्किन इज रिड्यूस्ड, the breathing rate decrease, the blood flow in skeletal muscles reduce, the heart beats slowly। ओके, अब इसको हिंदी में देख लेते हैं। जब हार्मोन एडिलिन स्रावित होता है तो क्या होता है, पाचन तंत्र में और त्वचा में रुधिर कम हो जाता है। हाँ ये बात सही, हमने अभी देखा था। श्वसन दर कम हो जाती है, नहीं श्वसन दर हमारी बढ़ जाती है क्योंकि डायफ्राम और पेशियां, डायफ्राम की जो पेशियां हैं वो संकुचित हो जाती हैं। कंकाल पेशियों में रुधिर का बहाव कम हो जाता है, नहीं रुधिर का बहाव बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि रुधिर की जो दिशा होती है वो कंकाल पेशियों की तरह हो जाती है। हृदय की धड़कन धीरे होती है, नहीं हृदय की धड़कन भी तेजी से बढ़ जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पाचन तंत्र त्वचा में रुधिर का बहाव कम हो जाता है। जो ये क्वेश्चन अभी 2025 वाली जो ग्रुप ए का एग्जाम था उसमें पूछा गया था। तो आजकल इस तरह से एनसीईआरटी से एक एक लाइन उठा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप फ्रेंड्स मेरा कहना आपसे यही है कि जो एनसीईआरटी में दे रखा है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि 9th-10th की एनसीईआरटी से ही जनरल साइंस में क्वेश्चन अभी भी पूछे जाते हैं। तो आपको केवल उन टॉपिक को ही अच्छे से लर्न करना है और ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन के बारे में सबको कन्फ्यूज़न हुआ था कि क्वेश्चन कहाँ से आया है, जबकि आप देख लो ये क्वेश्चन ऐसे कैसे इसमें दे रखा है और ये कि यही स्टेटमेंट मैंने एनसीईआरटी से उठा के आपको पढ़ाए हैं। देखो मैं आपको एक बार दोबारा से हम देख लेते हैं। तो एडिलिन हार्मोन के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, कौन सा हार्मोन, एडिलिन हार्मोन, ठीक है। एडिलिन हार्मोन क्या करता है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, ठीक है। पाचन तंत्र त्वचा में रुधिर आपूर्ति कम हो जाती है, रुधिर की दिशा हमारी कंकाल पेशियों की हो जाती है, यानी कंकाल पेशियों में रुधिर का बहाव बढ़ जाता है। और चौथा है श्वसन दर भी इसमें बढ़ जाती है। तो आप फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि आपको एनसीईआरटी से जो भी क्वेश्चन है वो आरपीएससी से जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। और मैं जो पूरी आपको
9th 10th की एनसीईआरटी से ही पूरी जनरल साइंस करा रही हूँ, तो आपके 5 में से 5 क्वेश्चन इसमें सही होने के चांसेस है। अगर आपने मेरे बने हुए नोट्स को, मेरी वीडियो को अच्छे से सुन लिया, अच्छे से इनसे नोट्स बना लिए, तो आपके 5 में से क्वेश्चन 5 सही होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसके अलावा मैंने आपकी जो मेरी, अगर आप चाहें तो मेरी पीडीएफ से प्रिंट निकलवा लें, और जो मैंने हाईलाइट करे हैं उन बिंदुओं को आप शॉर्ट नोट्स के रूप में दोबारा से लिख लें, तो आपको ये टॉपिक है वो अच्छे से लर्न हो जाएगा। इसके साथ ही हमारा कोऑर्डिनेशन कंट्रोल वाला नियंत्रण एवं समन्वय वाला टॉपिक हमारा पूरा होता है। अब आनुवंशिकी एवं वंशागति का विकास, इसके साथ ही हमारी बायोलॉजी के लगभग ये जो 3 टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद इसमें एनवायरमेंटल वाले टॉपिक हैं जिनको मैं पढ़ा दूंगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और भी लोगों को शेयर करो ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।